वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। आप बिलाल भाई बड़ी बात कह रहे हैं। मैं अभी कौशिक जी के पास जाऊंगा, फिर उसका जवाब सुनील शुक्ला जी से लूंगा। आज प्रधानमंत्री ने अपना डीपी चेंज किया, और खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा काफी ज्यादा चर्चित था, संविधान बदलने का, और दलितों का स्टैंड दिखा कि दलित मतदाता किधर शिफ्ट किए, आज प्रधानमंत्री डीपी में संविधान को सिर में लगाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इस तरह की बात वो करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अब चुनाव भी खत्म हो गया, अब निश्चित तौर पर बीजेपी जमीन पर यह मैसेज देने की कोशिश करेगी कि ये एक दुष्प्रचार था हमारे खिलाफ, कि हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे। क्या आपको संभावना दिखाई पड़ती है सुनील कौशिक जी कि इस तरह की बातें करने के बाद जनता के बीच में फिर से भरोसा पैदा किया जा सकता है? ये जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ सकते हैं, या जनता अब बीजेपी से बहुत दूर जा चुकी है? उत्तर प्रदेश में जो 37 और 33 दिखाई पड़ता है वो इस बात को परिलक्षित करता है कि जनता 2022 से ही लगातार बीजेपी से दूर जाती जा रही है और उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सुनील कौशिक जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ पंकज जी, मैं इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि संविधान बदलने की बात को लेकर के बीजेपी के खिलाफ वोट गया। बीजेपी कहे, लेकिन मैं कतई मानने को तैयार नहीं। तमाम राज्यों में क्यों नहीं माना गया संविधान के बदलने की प्रक्रिया को लेकर? क्या उत्तर प्रदेश में ही माना गया? निश्चित तौर से मोदी जी को या मोदी जी की टीम को यह मानना पड़ेगा पूरे देश में जिन राज्यों में आपकी सरकार है। राजस्थान में आप देखिए क्यों हुआ। आप कैबिनेट मंत्री बना देते हैं और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उपचुनाव होता है, वो हार जाता है, आप शांति बनाए रखते हैं। एजी डबल एजी की नियुक्ति आप 3 महीने तक नहीं करते राजस्थान में। संगठन महामंत्री का तबादला आप कर देते हैं चुनाव जीतने के बाद। ये सब क्या कह रहा है वहां पे? और दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी के अफसर फिर आपने गुजरात कैडर के वहां भेज दिए राजस्थान में। तो क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो अपने हिसाब से चलाना चाहता है क्या देश को? कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटेगा क्या? इस संविधान बदलने की बात ये सही साबित हुई होती तो 2019 की अपेक्षा 2024 में 1.5% वोट कम नहीं होता, बहुत ज्यादा कम होता वोट। और उत्तर प्रदेश की बात आप मान लीजिए या तमाम राज्यों की बात मान लीजिए, 2022 का चुनाव आपको संकेत दे रहा था कि आपके समर्थक, आपके कार्यकर्ता आपसे सहमत नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व में जो टकरार है वो कार्यकर्ताओं के मन में बातें ठहर रही हैं, इसका आप निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। तमाम जगह प्रत्याशी आप थोपे गए। फिरोजाबाद का एग्जाम्पल ले लीजिए। फिरोजाबाद में आपने एक प्रत्याशी सोचा, बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति, कोई डिस्ट्रिक्ट ने रिकमेंडेशन नहीं किया, प्रदेश ने रिकमेंडेशन नहीं किया, सीधा आपने थोप दिया। कार्यकर्ता के सड़कों पे थे और आपने उसको दबाने का प्रयास किया। आप एतमादपुर में विधानसभा में ले लीजिए, धर्मपाल सिंह बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, पूरा संगठन सड़कों पे था और आपने उसको मानने से मना कर दिया। कार्यकर्ताओं की मजबूरी थी, आपने वोट दिया, वोट देंगे। लेकिन एक ऐसा वर्ग जो होता है निश्चित तौर से वो फिर नहीं मानता। तो वो हो सकता है 7% हो, 8% हो, 5% हो। उन कार्यकर्ताओं की स्थिति को भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा। कोई संविधान परिवर्तन की बात को लेकर के बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं गया। यदि आप नहीं, लेकिन संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच की लड़ाई सिर्फ मुजफ्फरनगर तक ही सीमित नहीं होगी ना, और भी कई जगह होगा जहां पर कई तरह के ग्रुप्स होंगे। उस लड़ाई को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि अब प्रेस में दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से पार्टी अनुशासित नहीं रहती है और वो अनुशासन से बाहर चली जाती है, जिसको जो मन होता है बोलता है, एक दूसरे को हराने में लग जाता है, तो हार तो दिखाई पड़ेगा ही, वो 2027 में भी दिखेगा। नहीं देखो पंकज जी, मैं बार बार कार्यकर्ताओं की बात क्यों कह रहा हूं?
मेरे पास 10 एग्जाम्पल हैं ऐसे, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने एसएसपी डीएम को फोन किया और उन्होंने बात नहीं मानी। प्रदेश अध्यक्ष फोन कर रहा है, डीएम एसएसपी को बात नहीं मान रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है, जो टकराव हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष उस बीच का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। उपचुनाव होता है, हार जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष के जाने के बाद, फिर भी आप बदलने का प्रयास नहीं करते हैं। एक ऐसा अध्यक्ष जो लगातार चुनाव हारता रहा, जिसको एमएलसी बनाया गया, वो किस तरीके से जनता की नब्ज या कार्यकर्ता की नब्ज को पकड़ सकता है, किस तरीके से उसकी पहचान कर सकता है। निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी जो थोपने का काम कर रही है वो अब चलने वाला नहीं है। बीजेपी को यह समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार हो, डीजीपी कार्यवाहक, लगातार डीजीपी कार्यवाहक, इसका कारण क्या है? इसका कारण समझ में नहीं आता। क्या एसएसपी और सीओ जो प्रदेश में, वो नहीं समझ पा रहे क्या डीजीपी कार्यवाहक क्यों है? क्या कार्यवाहक डीजीपी को सारे अधिकार होते हैं क्या? तो जब ऐसी स्थिति में जब आप करेंगे, और मैं बहुत देख रहा हूं बहुत दिनों से, चाहे प्रमुख सचिव गृह हो, चाहे तमाम प्रमुख सचिव लेवल के लोग हों, आप मुख्यमंत्री के पीछे देखिए कैसे घूम रहे हैं। यह तरीका होता है क्या कि फूल माला पकड़ रहे हैं, फूल माला लिया जा रहा है, बगल में ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कोई मतलब नहीं है। आप प्रमुख सचिव गृह या प्रमुख सचिव तमाम ऐसे लोगों को आप कार्य नहीं कर रहे, दे रहे, वो मुख्यमंत्री के साथ घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है बड़े बदलाव की आवश्यकता, और यह बदलाव बीजेपी नहीं कर पाती है तो 2024 के चुनाव में निश्चित तौर से चैलेंज होगा। और आप देखिए कि जब 2017 में अखिलेश यादव हारते हैं, कारण क्या था? अखिलेश यादव ने क्या कहा मंच से, रोते हुए क्या कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी की नियुक्तियां मेरे हिसाब से नहीं हो रही थी, कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्तियां मेरे हिसाब से नहीं हो रही थी। एक मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, बड़े प्रदेश का, ये कहता है चीफ सेक्रेटरी से कि जाओ नेताजी के पैर पकड़ लो, मैं आपकी नियुक्ति कर दूंगा। चीफ सेक्रेटरी के लेवल का व्यक्ति जाकर नेताजी के पैर पकड़ेगा। तो जब खुले मंच से अखिलेश जी ने यह स्वीकार किया कि जिस तरीके से प्रदेश को ईमानदारी से उसको चलाने नहीं दिया गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं वही स्थिति अब बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व योगी जी के साथ कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आप मान रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व योगी जी को स्वच्छंद रूप से सरकार चलाने नहीं दे रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। क्या सुनील शुक्ला जी आप सहमत हैं इस बात से? क्या यही वजह हार की है या वजह बैड गवर्नेंस है? और बैड गवर्नेंस की वजह यह है कि आपसी तकरार है, यही वजह है। नहीं तो जिस योगी आदित्यनाथ के साथ बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर, तमाम तरह की चीजें चस्पा होती थी, शायद अब वो इफेक्टिव होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ये आपसी तकरार की वजह से गवर्नेंस पे सीधा सीधा असर पड़ रहा है, और उसी का परिणाम परिलक्षित 2024 में हुआ है। देखिए, आप तथ्यहीन नैरेटिव बना करके बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकते। आपने कहा कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है उत्तर प्रदेश में, इसका ढिढोरा पीटा गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा हो, वहां 9 प्रश्न पत्र लीक कैसे हो जाएंगे? लगातार लीक हो जाएंगे। प्रश्न परीक्षाओं की शुचिता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही होती है, कानून व्यवस्था की ही होती है। दो बातें कैसे हो सकती है? प्रश्न पत्र लीक होते भी रहेंगे और कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया भी रहेगी। प्रमुख सचिव डीजीपी की नियुक्ति में केंद्र सरकार का कौन सा योगदान है? केंद्र सरकार क्या करती है उसमें? कोई रोल नहीं है उसका। आप नाम रिकमेंड करते हैं संघ लोक सेवा आयोग को, संघ लोक सेवा आयोग को स्वीकार करता है। कौशिक जी, अरे कौशिक जी मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। संघ लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार रिकमेंड करती है, एक पैनल भेजती है। ये मुख्यमंत्री जी हैं जो नहीं चाहते थे कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति डीजीपी न होने पावे, और संघ लोक सेवा आयोग उस नियम की अवहेलना नहीं कर सकता था। ये लगातार यह नियुक्ति केंद्र सरकार की सहमति से नहीं होती। डीजीपी की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग करता है, और संघ लोक सेवा आयोग के नियुक्तियों के पैरामीटर्स है। कब किसने कहा केंद्र से कि साहब गृह मंत्री कौन, गृह सचिव कौन होगा, शिक्षा सचिव कौन होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर कौन होगा, टेक्निकल एजुकेशन का सेक्रेटरी कौन होगा? ये तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। दूसरी चीज ये सवाल है, ये मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं कि उम्मीदवारों के चयन में मुख्यमंत्री की अवहेलना की गई,
ये हो सकता है, संभव है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये क्यों किया गया? क्या ये पहली बार हो रहा है कि नौकरशाही भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सबसे अपर हैंड है उसका? जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां नौकरशाही आगे रहती है बिना किसी अपवाद के। लेकिन ये होता क्यों है? जब आपको ये लगता है कि आप मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे तो गवर्नेंस का इशू आपके लिए नगण्य हो जाता है। जब आपको ये लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर आप अपने मतों का ध्रुवीकरण कर लेंगे, फिर आप गवर्नेंस की चिंता ही नहीं करते। जब आपको लगता है कि राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में मेरी हवा बहने लगेगी, तो फिर आप किसी चीज की बात नहीं करते। क्या पूरे चुनाव अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से किसी ने गवर्नेंस के मुद्दे की बात की? उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर के 2024 तक भारत सरकार ने क्या क्या किया है। 370 हमने खत्म कर दिया, राम मंदिर हमने बना दिया, और मोदी जी के नाम पर पूरी दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है। जिसका भाषण सुन लीजिए वही बात करता है। प्रधानमंत्री जी को क्या लग रहा था? मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस, अरे कौन सी बात करेंगे आप? और आपने कहा कि संविधान के खतरे को लेकर के मत विभाजन नहीं हुआ, बुरी तरह से विभाजन हुआ। बयान देने मात्र आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी डीपी बदल दिए। पंकज जी, जिन लोगों ने, प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से नहीं कहा था कि संविधान बदल जाएगा, ये जिन लोगों ने कहा था उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? लल्लू सिंह ने कहा, वो आपके उम्मीदवार थे। कंगना राउत जी ने कहा, वो आपके उम्मीदवार थे। जिन लोगों ने बयान दिया, क्या उन लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करती हुई नजर आई? उनसे दूरी बनाती हुई नजर आई? आप बयान भर दे देंगे कि नहीं, अंबेडकर जी आज, अरे अंबेडकर जी की बात क्यों कर रहे हैं? आपने कही कि मैं किसी कीमत पर नहीं बदलूं। कोई अन्य हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति इसको बदल नहीं सकता। और आप बदलते हुए दिखे कैसे? आपके कहने मात्र से कैसे हो जाएगा? इसी देश में 11 चुनी हुई सरकारों को आपने गिराया, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं था? पार्टियों को आपने तोड़ा, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं था? संसद से 150 सांसदों को आपने निष्कासित कर दिया, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं था? अब 1 साल तक इस देश के किसान धरने पर बैठे रहे, आंदोलन करते रहे, क्या आपने लोगों के हितों की अनदेखी नहीं की? सवाल है कि आप बयान कुछ भी देते रहे और करते हुए कुछ दिखाई पड़े। आपने यूनिटल एंट्री की सरकार में, डायरेक्टर स्तर से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के लोगों को आपने सीधी भर्तियां कर दी, ब्यूरोक्रेसी के बाहर के लोगों में। क्या आपने उसमें आरक्षण का प्रावधान रखा? जो भारतीय जनता पार्टी आज तक अपने अस्तित्व से लेकर के आज के दिन तक किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाई, वो कैसे कह सकती है कि हम संविधान नहीं बदलना चाहते और अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करेंगे? आज तक केवल एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, बंगारू लक्ष्मण साहब। आज वो कहां है? कोई पूछने वाला नहीं। सवाल है ना कि जो आप करते हुए दिखते हैं वह प्रमुख है। आप जो आपके बयान प्रमुख नहीं होते, लोग इन चीजों का आदर करते हैं। अगर आप सरकारी नौकरियां नहीं देंगे तो आरक्षण कैसे बचा रह जाएगा? कौन सा तरीका आरक्षण बचाने का? अगर सार्वजनिक उपक्रमों में आप आरक्षण में भर्तियां नहीं करेंगे, उनको बेच डालेंगे, तो आप कौन सा तरीका है आरक्षण को बचाए रखने का? आउटसोर्सिंग और संविदा के आधार पर एजेंसीज के माध्यम से अगर आप नौकरियों को प्राथमिकता देंगे तो कौन सा तरीका है कि आप आरक्षण को बचा लेंगे? और जहां जहां ये मुद्दा पर गंभीर हुआ, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सभी की सभी सीटें जीती थी 2014 और 2019 के चुनाव में, 10 सीटें हार गई। वहां संविधान का मुद्दा प्रमुख था। बिहार में 40 से 39 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, 10 सीटें उनसे छीन लिया महागठबंधन ने। वहां संविधान का मुद्दा और आरक्षण का मुद्दा गंभीर था। पश्चिम बंगाल में आपकी संख्या एकदम नीचे गिर गई, वहां संविधान का मुद्दा गंभीर था, लोगों को आरक्षण चाहिए था। महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति के इलाकों में, आदिवासी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, वहां अनुसूचित जाति और संविधान का मुद्दा गंभीर था। उत्तर प्रदेश में आप सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर रह गए, वहां संविधान और आरक्षण का मुद्दा गंभीर था। गुजरात में आरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि नौकरी मांगने वालों की संख्या वहां बहुत कम होगी, प्राथमिकताओं में नहीं। उसके बिना पर आप इस विषय को, उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जिन हरियाणा में आप देख लीजिए क्या स्थिति हुई। और अगर आप ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिन कहां दल बदलू नहीं है, जिन 116 बदल बदलू उम्मीदवारों को खड़ा किया था बीजेपी ने इस लोकसभा के चुनाव में,
कितने दल बल तो गुजरात में मुख्यमंत्री केंद्रीय राज्य मंत्रिमंडल में शामिल है। सवाल यह है कि आपको लगता यह है कि मोदी जी का चेहरा मेरे सामने है, फिर किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। इतना व्यक्तिनिष्ठ चुनाव प्रचार अभियान बीजेपी ने चलाया कि अन्य जो चुनाव के मुद्दे थे, अन्य जो गंभीर विषय थे, उनकी चिंता किसी ने नहीं की। प्रश्न पत्र पर प्रश्न पत्र लीक होते रहे। आप इसी बीजेपी ने प्रश्न पत्र लीकेज को राजस्थान की विधानसभा चुनाव में गंभीर मुद्दा बनाया। जो प्रश्न पत्र, इसका मतलब आपको पता है कि प्रश्न पत्र लीक होना एक गंभीर विषय है, और उत्तर प्रदेश में उसका आप नाम नहीं लेते। अगर आप योगी की बात करेंगे तो कम से कम योगी के ऊपर, योगी ने तो अपने क्षेत्र में सभी लोगों को जिता लिया, गोरखपुर में जिता लिया, बांसगांव में जिता लिया, देवरिया में जिता लिया, कुशीनगर में जिता लिया, डुमरियागंज में जिता लिया। बाकी जगह क्या है? बाकी कौन व्यक्ति कह सकता है कि हम अपने क्षेत्र में जीत गए, चाहे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो और चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हो या कोई भी कद्दावर नेता हो। स्वतंत्र देव सिंह आते हैं उत्तराखंड बुंदेलखंड की, क्या स्थिति है वहां? मेरा जैसा व्यक्ति मैं बुंदेलखंड को सबसे सुरक्षित मानता रहा हूं। वहां बांदा हार गए आप, जालौन हार, मतलब केवल झांसी जीत पाए। पूरे के पूरे बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी को झांसी जीत पाई, जबकि सर्वाधिक सुरक्षित बनी। आप अगर आप लोगों से जुड़े हुए सवालों को आप दरकिनार करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही बहाने ढूंढेंगे कि कौन जयचंद हो गया, कौन भितरघात कर दिया, किसने पैर खींच लिया, किसी ने दरी नहीं क्यों नहीं बिछाने दी, कि नौकरशाही बहुत हावी हो गई। इस तरह के आप धारणा पर क्या बिलाल साहब, एक बड़ी बात यह है कि ये सारी बातें सही है, फिर भी देश की जनता व्यापक पैमाने पर इंडिया गठबंधन पर भरोसा नहीं कर पाई, इसलिए सत्ता ट्रांसफर नहीं की। इतना सब के बावजूद अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरती है तो इसकी बड़ी वजह यह मानी जाए कि अभी भी मोदी के नेतृत्व पर लोगों का भरोसा है। कम जरूर हुआ है लेकिन भरोसा है, और इसीलिए वो 240 सांसदों के साथ जीत करके आए। क्विक आंसर चाहूंगा सुधांशु जी। ये कहना कि भरोसा है और 240 ले आए थे, कि दो तीन चीजें हैं। जहां जहां पर इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती से लड़े हैं या हैं उपस्थित हैं, वहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। आप इस चीज को गौर से कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सारे, और दक्षिण भारत के सारे राज्य, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। पंकज जी कहाँ जीते हैं? एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हुआ है वो उड़ीसा है, क्योंकि उड़ीसा में विपक्ष का नाम जो एक उनका था वो खत्म ही हो गए और कांग्रेस अभी वहां पर है नहीं। दूसरा एक इनका परफॉर्मेंस आप गुजरात कर सकते हो। तो ये कहना, चूंकि इंडिया गठबंधन में आज अभी हम लोगों ने शुरुआती रिमार्क्स में कहा, अगर नीतीश कुमार जी शायद इधर रुक जाते, आप यकीन मानिए ये रिजल्ट कुछ और होता, और हो सकता था कि इंडिया गठबंधन सरकार बना रही होती, बीजेपी नहीं बना रही होती। एटलीस्ट आप ये मानकर चलो, जिस तरह से बिहार ने नीतीश और मोदी दोनों के मिलने के बाद भी 10 सीटें वहां लूज कर रहे हैं ये लोग, और ये सोच कर देखिए कि अगर नीतीश जी अगर उधर ही रह गए होते इंडिया गठबंधन में, और जो प्लानिंग चल रही थी कि नीतीश जी उत्तर प्रदेश के किसी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो और क्या रिजल्ट होता, और अगर होता फिर उसके बाद स्थिति क्या होती थी। ये कहना, दिक्कत केवल क्या है कि अभी इंडिया, खास करके कांग्रेस को कई राज्यों में मेन अपोजिशन कांग्रेस है, गुजरात है, उड़ीसा है, अगर आप देखो वहां पर अगर वो जो शासन कर रहे थे पटनायक साहब, उनको अगर हटा देते फिर कांग्रेस बचती, और कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर 2% वोट उनको अभी तक कांग्रेस को मिलता रहा है। गुजरात में स्थिति खराब, और एक राज्य जो है जिसके ऊपर मध्य प्रदेश था, वहां पर भी मेन अपोजिशन कांग्रेस। तो ये कहना कि नरेंद्र मोदी ठीक है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, अगर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने किया था और ये प्रॉपर अलायंस बना होता, तो शायद ये सरकार जो इनकी प्लानिंग थी कि एक पर एक लड़ेंगे, अगर वो कंप्लीट सफल हो गया होता, जो थोड़ी थोड़ी टूट रह गई, तो ये रिजल्ट भी नहीं होता, और बीजेपी शायद आज सरकार नहीं बना रही होती, इंडिया अलायंस सरकार बना रही होती। आप इस चीज को गौर करिए, क्योंकि ये अब वो दौर निकल गया है। और नाराजगी मैं बार बार कह रहा हूं, कई लोग मानते नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो लोग नरेंद्र मोदी जी के से नाराज थे। ये जब मैं कह रहा हूं चैनल पे लोग मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन ये सच्चाई है। और आप ये उत्तर प्रदेश की चर्चा में एक चीज का ध्यान नहीं गया सबका, ये जो चुनाव के लिए वोट मांगा जा रहा था वो नरेंद्र मोदी के नाम पर मांगा जा रहा था ना, और नरेंद्र मोदी इनके सबसे बड़े चेहरे थे। तो अगर कोई रिजेक्शन हुआ है तो वो रिजेक्शन नरेंद्र मोदी जी का है,
ये समझना पड़ेगा। बिहार में नहीं सीटें पर घटी मैं है, नहीं पर मैं ये आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। कोई और दिन समझने की कोशिश करूंगा कि रिजेक्शन नरेंद्र मोदी जी का हुआ पर सिलेक्शन किसका हुआ, ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। नहीं, जैसे ये देखिए, मैं भी बिहार घूम करके आ रहा हूं, मैं भी झारखंड घूम करके आ रहा हूं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं परिणामों में कि रिजेक्शन किसी का हुआ तो सिलेक्शन किसका हुआ। ये अगर मैं रिजल्ट में देख पाता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता। मैं एक बात फिर यही समझ पाता हूं कि अभी भी नरेंद्र मोदी को ही पसंद करने वाले लोग ज्यादा हैं। अभी भी नरेंद्र मोदी का रिजेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कोई और पार्टी आगे आती। मैं चाहूंगा बिलाल जी इसका जवाब दे। अब हम लोग समय की सीमा पार कर चुके हैं। कोई और पार्टी आती तो शायद ये बात समझ में आती। मैं इतनी देर से समझ रहा हूं ये अलायंस था पंकज। हाँ पंकज जी, नरेंद्र मोदी वर्सेज इंडिया अलायंस था। ये वहां पर सिंगल कोई चेहरा आगे किया नहीं गया था ना। नहीं तो इंडिया ठीक है वो नहीं इंडिया अलायंस को भी ज्यादा सीटें आ जाती ना, तो हम समझ जाते कि रिजेक्शन हो गया। वही बात है, मैं वही बात कह रहा हूं। अगर ये नंबर्स ही पैमाना है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि उनकी पॉपुलैरिटी घटी है, वो हारे हैं, सारी बातें सही है। लेकिन इतने सब के बावजूद उनका रिजेक्शन नहीं हो पाया, ये सच बात है। बिलाल साहब देखिए पंकज भाई, बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया आपने कि अगर रिजेक्शन मोदी जी का सिलेक्शन किसका, इस कॉन्टेक्स्ट में आपने बिहार की बात की कि बिहार में कैसे जीते। तो जो मैंने फंडामेंटल सवाल खड़ा किया था कि सोशल इंजीनियरिंग जो उत्तर प्रदेश में थी, उसी सोशल इंजीनियरिंग के परिणाम नीतीश और चिराग पासवान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भी प्राप्त हुई। कहना मैं चाह रहा था कि सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा समीकरण का सच है जो जिसके अंदर राजनीति भी छुपी होती है, धरातल के मुद्दे भी छुपे होते हैं, कास्ट भी छुपा होता है और वो ध्रुवीकरण को काटती है। लेकिन अब लार्जर पिक्चर क्या है कि अब इस चुनाव को सिर्फ मोदी के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। मोदी जी को जो प्राप्त करना था, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए, अब इसे भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है देश के अंदर। क्योंकि अगर आप समीक्षा करें इस चुनाव की तो 159 सीटें ऐसी हैं पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी 1000 वोटों से जीती है, और 58 सीटें ऐसी हैं पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 500 वोटों से जीती है। तो ये अलार्मिंग साइन भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है पूरे देश के अंदर। इसीलिए आज मैं मोहन भागवत जी के उस बयान को ज्यादा प्रासंगिक मानता हूं जिसमें उन्होंने समझा नहीं, मुझे लग रहा है 159 लोकसभा सीटें 1000 वोटों से जीती है। मैं तो कोई बिहार का ऐसा सीट जानता नहीं हूं, झारखंड का जानता नहीं हूं, दिल्ली का जानता नहीं हूं। ये कौन सा आंकड़ा आप दे रहे हैं, मेरे समझ से परे है बिलाल भाई। इसको क्रॉस चेक करके हम लोग दूसरी बार बात करेंगे, समय सीमा पार कर चुके हैं। खैर इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं 3 स्टेट में खुद जमीन पर उतरा हूं, महीनों काम किया हूं, इसलिए मैं आपसे यह बात कह रहा हूं। इन तीनों जगह पर मैं कोई एक सीट नहीं जानता जहां पर जीत हार का अंतर 1000 हो। ये मैं जानता नहीं, इसलिए चलिए इसको मैं सच नहीं मानता। मुझे लगता है इस बारे में और चर्चा करेंगे। सुनील शुक्ला जी, सुनील कौशिक जी, बिलाल सब्जवारी जी, प्रोफेसर सुधांशु कुमार जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सियासत की बात में शिरकत करने के लिए। तो सियासत की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए TV9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।